तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री क्लास 9th पेजेंट्स एंड फार्मर्स। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स इसमें कंसेप्ट आता है आपके इस कंसेप्ट का नाम है कोटेजर्स। तो ऐसी डेफिनेशन आपके पास में आएगी कि कोटेजर कौन थे। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ब्रिटेन की स्टोरी स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रिटेन की स्टोरी में सबसे पहले है ना जो पहली टर्म आती है वो आती है कोटेजर। इंग्लैंड के जो स्मॉल फार्मर्स थे या पेजेंट्स थे उनको क्या बोलते थे? कोटेजर बोलते थे, इंग्लैंड के छोटे किसानों को। अगला जो कंसेप्ट है आपके एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे आई? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आई। और इसके साथ में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है स्टूडेंट्स कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस कंट्री में आई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही आई। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी दोनों की दोनों कहाँ पे आई? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, जिसको हम यूके भी कहते हैं। 1 जून 1830 का टाइम था। ए फार्मर इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड फाउंड हिज बार्न एंड हेस्टेक रिड्यूस्ड टू एसेज। बार्न एंड हेस्टेक का मतलब यहाँ पे हो गया भूसे का ढेर। जैसे हम गेहूं की फसल को हार्वेस्ट करने के बाद उसको थ्रेसर में से निकालते हैं और थ्रेसर में से निकालने के बाद हमारे पास में एक तूड़ी का या आपके भूसे का ढेर बच जाता है, तो उसी को बार्न और हेस्टेक बोलते हैं। तो 1 जून 1830 को क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में, इंग्लैंड के मींस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, एक फार्मर का जो आपके भूसे का ढेर था या चारे का ढेर था उसको राख में तब्दील कर दिया, मींस उसको किसी ने जला दिया। 28 अगस्त 1830 को इंग्लैंड में ए थ्रेशिंग मशीन ऑफ ए फार्मर वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेबरर्स इन ईस्ट कैंट इन इंग्लैंड। देखिए 28 अगस्त 1830 को एक फार्मर की थ्रेशिंग मशीन को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया लेबरर्स के द्वारा इंग्लैंड के ईस्ट कैंट नाम की जगह पे। ये कब हुई ये घटना? 28 अगस्त 1830। 115 नोट्स हैं, एवरी नोट्स इंपॉर्टेंट है, एवरी नोट्स इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो वो मार्क जो मैंने कर रखे हैं टिक के साथ में, वो नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आपको गैस नहीं लगानी है, आपको 115 ही करनी है, ये ध्यान रखें आप। तो इंग्लैंड में लेबरर्स थे जो मजदूर थे, उन्होंने 28 अगस्त को थ्रेशिंग मशीन क्यों तोड़ी? एक फार्मर की थ्रेशिंग मशीन ईस्ट कैंट इंग्लैंड में लेबरर्स ने इसलिए तोड़ी क्योंकि पहले जो गेहूं निकालने का काम होता था, गेहूं के दाने निकालने का काम होता था, वो हाथ से होता था। लेकिन थ्रेशिंग मशीन आने के बाद जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, उनका रोजगार छिन गया। क्योंकि आपको पता है एक थ्रेशिंग मशीन जो गेहूं निकालने की मशीन होती है वो फार्मर्स की कंपेयर में बहुत ही तेजी से काम करती है। और उससे है ना क्या होगा, जब एक एक थ्रेशिंग मशीन 50-100 फार्मर्स के इक्वल काम करने लग जाएगी, तो मीन्स वो 50 या 100 आदमियों का रोजगार, उनका एम्प्लॉयमेंट छीन लेगी। तो इसी वजह से उनका रोजगार छीन गया था। तो लेबरर्स ने, मजदूरों ने इंग्लैंड में 28 अगस्त 1830 को ईस्ट कैंट में एक फार्मर की थ्रेशिंग मशीन को डिस्ट्रॉयड कर दिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट 2 इयर्स में आगे क्या हुआ? थ्रेशिंग मशीन तोड़ने के बाद में और भी बहुत सी घटनाएं हुई आगे 2 सालों में 1832 तक। राइट्स होते हैं दंगे फैल गए पूरे सदर्न इंग्लैंड में। ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के किस पार्ट में दंगे फैले? सदर्न इंग्लैंड में। और 387 थ्रेशिंग मशीन तोड़ दी गई। पहले एक मशीन से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर है ना 387 थ्रेशिंग मशीन तोड़ दी गई। क्यों तोड़ा मशीनों को? क्योंकि है ना इससे लेबरर्स का रोजगार छिन गया था। जैसे आपने देखा था महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमले क्यों किए थे? क्योंकि स्पिनिंग जेनी मशीन चैप्टर नंबर 5 में आपने हिस्ट्री के पढ़ा था कि इंग्लैंड के अंदर महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमले कर दिए यूरोप के अनेक पार्ट्स में, क्योंकि स्पिनिंग जेनी मशीन ने स्पिनिंग की स्पीड को, कताई की स्पीड को बढ़ा दिया था। बहुत ही तेजी से धागा बनने लग गया था और जो महिलाएं हाथ से काम करती थी उनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया था, उनका रोजगार छिन गया था। इसी वजह से महिलाओं ने क्या किया? स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमला कर दिया।
और जो भी आदमी थ्रेशिंग मशीन तोड़ता था या जहां पे भी थ्रेशिंग मशीन तोड़ी जाती थी इंग्लैंड में, तो वहां पे थ्रेटनिंग लेटर्स रखे जाते थे। मींस जिसकी भी मशीन तोड़ी, मान लीजिए जिस भी फार्मर की मशीन को तोड़ा गया, तो मशीन को तोड़ने के साथ साथ है ना, वहां पे मशीन को तोड़ने वाले लोग, थ्रेशिंग मशीन को तोड़ने वाले लोग एक थ्रेटनिंग लेटर भी रख देते हैं वहां पे। जहां पे भी कोई मशीन तोड़ेगी वहीं पे एक लेटर रख दिया गया, मतलब लिखित में कोई कागज के ऊपर कोई पत्र रख दिया गया, और वो थ्रेटनिंग लेटर था। थ्रेटनिंग क्या होता? धमकी भरा पत्र होता था, और उस लेटर के ऊपर नाम लिखा होता था कैप्टन स्विंग। हर लेटर के ऊपर कोई नाम लिखा होता है, हर बुक के ऊपर कोई नाम लिखा होता है। जैसे आपकी ज्योग्राफी की बुक का नाम है कंटेम्परेरी इंडिया, तो है ना, उस लेटर के ऊपर मान लीजिए जहां पे भी मशीन तोड़ी और वहीं पे एक लेटर रख दिया, और लेटर के ऊपर क्या नाम लिखा जाता था? कैप्टन स्विंग, मशीन्स के साथ में। और एक मिथिक नेम था, मीन्स एक काल्पनिक नेम था। मीन्स जहां पे भी मशीन तोड़ी जाती थी वहां पे कागज का टुकड़ा, एक पत्थर या लेटर रख दिया जाता था, और उसके ऊपर लिखा होता था कागज के ऊपर, टुकड़े के ऊपर, कैप्टन स्विंग। तो है ना, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया जा सकता था, कैप्टन स्विंग ने तोड़ी है। जैसे एजे हॉब्सबॉर्न और आपके जॉर्ज रूड ने बुक लिखी है। ध्यान रखें, दो राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है कैप्टन स्विंग। फॉर द पुअर इन इंग्लैंड द कॉमन लैंड वाज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देखिए इंग्लैंड में मैं बता देता हूं 16th सेंचुरी से पहले, बस ये टॉपिक सिर्फ बताने का है ज्यादातर। इंग्लैंड में 16th सेंचुरी से पहले 3 टाइप की लैंड होती थी, 3 टाइप की जमीन होती थी। एक होती थी बैडलैंड, मीन बुरी जमीन, जो कि अनफर्टाइल होती थी, ज्यादा उपजाऊ नहीं होती थी। एक होती थी स्टूडेंट्स गुड लैंड, अच्छी जमीन होती थी जो फर्टाइल होती थी। एक होती थी कॉमन की जमीन। इंग्लैंड में हर साल जो असेंबली होती थी, लोगों की सभा होती थी, उसमें सभी को बैड लैंड, अच्छी जमीन भी दी जाती, मीन्स बुरी जमीन भी दी जाती थी जो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती थी। उसके साथ साथ अच्छी जमीन भी, फर्टाइल जमीन भी सभी को दी जाती थी। और एक कॉमन की जमीन होती थी, और कॉमन की जमीन पे सभी का अधिकार होता था। मीन्स जैसे हमारे गांव में सभी का अपना एक खेत होता है, अपना मकान होता है, सभी का अपना एक प्लॉट होता है, लेकिन उसके साथ साथ गांव के अंदर एक कॉमन की जमीन होती है जो सबकी साझी जमीन होती है। जैसे गांव में तालाब होता है जिसमें सभी के पशु पानी पीते हैं, तो स्टूडेंट्स वो कॉमन की लैंड है। उसी तरीके से गांव में आपके चौपाल होती है, गांव में खाली जमीन पड़ी होती है जहां पे सभी के बच्चे खेलते हैं। और जो कई बड़े बड़े गांव होते थे पहले, या जो गांव जंगलों के आसपास बसे हुए हैं, वहां पे भी कॉमन की जमीन होती है, वहां से गरीब लोग फल फूल कंदमूल इकट्ठे करते थे। तो इंग्लैंड में हर साल सभी को अच्छी जमीन भी दी जाती थी, बुरी जमीन भी दी जाती थी, और सभी का कॉमन की जमीन पे अधिकार होता था। और ये कॉमन की जमीन इंग्लैंड में खासकर गरीबों का, पुअर पीपल का गुजारा करती थी, क्योंकि कॉमन की जमीन पे से गरीब लोग सरवाइव करते थे। वो हार्ब्स, रूट्स, फ्रूट्स, मिल, फल फूल, कंदमूल, जड़ें, ये इकट्ठे करके और अपना गुजारा चलाते थे। तो फॉर द पुअर लोगों के लिए इंग्लैंड के अंदर जो कॉमन की जमीन थी ना, वो एसेंशियल थी उनके सर्वाइवल के लिए, मींस उनके गुजारे के लिए। ओपन फील्ड थे इंग्लैंड के अंदर पहले। इंग्लैंड में खेतों की कोई बाड़ाबंदी नहीं होती थी। जैसे आज तो मेरे खेत की बाउंड्री ये होगी, यहां से दूसरे आदमी के खेत की बाउंड्री शुरू होगी, यहां से तीसरे की शुरू होगी। इंग्लैंड में 16th सेंचुरी से पहले कोई खेतों के ऊपर बाड़ाबंदी नहीं होती थी। मींस खेतों के कोई भी आपके ये नहीं होते थे, बैरियर नहीं होते थे, या अपने अपने खेत की आपके अलग अलग बाउंड्री किसी की नहीं होती थी। तो उसके बाद में ओपन जो फील्ड होते थे इंग्लैंड के अंदर, जो खुले खेत होते थे पहले, और कॉमन की जमीन मैंने आपको बता दिया था। तो इंग्लैंड में है ना आपके ओपन फील्ड्स एंड कॉमन लैंड। ओपन फील्ड और जो कॉमन की जमीन होते थे इंग्लैंड के अंदर, वो 16th सेंचुरी से चेंज होना शुरू हो गए। मींस जो खुले खेत होते थे इंग्लैंड में या कॉमन की जमीन होती थी, उनका सिनेरियो कब चेंज होना शुरू हो गया? उनका सिनेरियो चेंज होना शुरू हो गया 16th सेंचुरी से। तो 16th सेंचुरी से तो खुले खेत थे, लेकिन उसके बाद है ना अलग अलग लोगों ने अपने अपने खुद के खेत बना लिए, अपनी बाउंड्री बना ली 16th सेंचुरी के बाद। कारण क्या रहा? इंग्लैंड के अंदर ओपन फील्ड भी, खुले खेत भी खत्म हो गए,
कॉमन की जमीन भी खत्म होने लगी। इसके पीछे रीजन ये था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वूल के प्राइस बढ़ गए। कब? 16th सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे नोट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा, आप इनको ही पढ़ें बार बार, हर चैप्टर के नोट्स पढ़ें बस। तो इंग्लैंड में वूल के प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट में वूल के प्राइस बढ़ गए 16th सेंचुरी में। तो जो बड़े बड़े आपके जमींदार थे इंग्लैंड में, या जो बड़े बड़े फार्मर थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस कॉमन की जो जमीन थी इस पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ओपन फील्ड, खुले खेतों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और इन खेतों पे उन्होंने भेड़ पालनी शुरू कर दी। ठीक है ना? और भेड़ क्या देगी? आपके ऊन देगी। किसानों ने ऊन से ऊन के दाम बढ़े हुए थे, तो इस बढ़े हुए दाम से फायदा उठाने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? भेड़ पालनी शुरू कर दी। ओपन फील्ड थे, जो खुले खेत थे, या जो कॉमन की जमीन थी, सबकी साझी जमीन थी, उसके ऊपर कब्जा करना सबने स्टार्ट कर दिया। और इंग्लैंड के अंदर 16th सेंचुरी के बाद ओपन फील्ड और कॉमन की लैंड क्या होनी होगी? खत्म होनी स्टार्ट हो गई। और उस पे कॉमन की जमीन पे बाउंड्री बना करके, अपने अपने खुद के खेत बना करके लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? भेड़ पालना वहां पे शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा जो नोट्स नंबर 12, नोट्स नंबर 11, रिच फार्मर्स। इंग्लैंड के जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने कॉमन की जमीन को इनक्लोज करना शुरू कर दिया। इनक्लोज का मतलब है वहां पे बाड़ाबंदी बनानी शुरू कर दी। जैसे पहले तो खुला खेत होता था, कोई वो नहीं होता था, लेकिन फिर उस खेत के चारों तरफ लोगों ने, अपने अपने बड़े रिच पीजेंट ने अपने अपने खेत बनाने शुरू कर दिए। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एनक्लोजर वाज स्लो। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड में जो खेतों की बाड़ाबंदी करने का, या रिच फार्मर के द्वारा अपने अपने खेतों की बाउंड्री बनाने का जो काम था, वो एनक्लोजर बोलते थे उसको, बाउंड्री बनाने के काम को। 18th सेंचुरी तक वो थोड़ा स्लो रहा। इनिशियली लैंडलॉर्ड स्टार्टेड एनक्लोजर। देखिए, इंग्लैंड में शुरुआत में खेतों की बाउंड्री बनाने का, उसको एनक्लोज करने का काम सरकार ने नहीं किया, वो काम लैंडलॉर्ड्स ने स्टार्ट किया था। मींस अपनी अपनी मर्जी से उन्होंने खेतों पे कब्जे करके और अपने अपने खेत की बाउंड्री बना ली, उनको एनक्लोज करना शुरू कर दिया, बाड़ाबंदी बनानी शुरू कर दी खेतों की। आफ्टर मिड 18th सेंचुरी एनक्लोजर स्प्रेड थ्रू कंट्री साइड। और कंट्री साइड के अंदर एनक्लोजर फैल गया मिड 18th सेंचुरी के बाद। मीन खेतों की बाउंड्री बनाने का काम स्टार्ट हो गया। सभी ने जमीन पे, कॉमन की जमीन पे जो कि सबकी साझी होती थी, और खुले खेतों पे कब्जे करके अपने खुद के खेत बनाने शुरू कर दिए, एनक्लोजर करना स्टार्ट कर दिया, बाड़ाबंदी करनी स्टार्ट कर दी। 1780 से 1850 तक 6 मिलियन एकड़्स लैंड को एनक्लोज किया गया। इतनी जमीन कर लेगी। आप इनको बार बार पढ़ेंगे, नोट्स को मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी एनक्लोजर के लिए, फिर गवर्नमेंट ने भी साथ दे दिया इंग्लैंड के फार्मर्स का। शुरुआत में तो लैंडलॉर्ड्स ने और फार्मर्स ने अपनी मर्जी से खेतों की बाउंड्री बनाना, ओपन के फील्ड और कॉमन की लैंड पे कब्जा करना स्टार्ट किया था। सरकार ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करने लग गई, और गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 4 आपके जो 1000 हैं एक्ट बना दिए, 4000 एक्ट बना दिए, 4000 एक्ट बना दिए एनक्लोजर के लिए। टाइम ऑफ कैप्टन स्विंग मूवमेंट। कैप्टन स्विंग मूवमेंट क्या था? कैप्टन स्विंग मूवमेंट उसी को बोलेंगे जो थ्रेसिंग मशीन तोड़ने का मूवमेंट था इंग्लैंड में, क्योंकि जहां पे थ्रेसिंग मशीन तोड़ी जाती थी वहां पे एक लेटर लिखा जाता था, और वो लेटर कैप्टन स्विंग के नाम से होता था। इंग्लैंड में 1830 से लेकर के 1832 का जो टाइम है, 1830 से 1832 के बीच का टाइम, उसको बोलेंगे कैप्टन स्विंग मूवमेंट, मींस थ्रेसिंग मशीन को तोड़ने का मूवमेंट। पर्पज ऑफ द 16th सेंचुरी एनक्लोजर वाज शिप फार्मिंग। देखिए, इंग्लैंड में जब 16th सेंचुरी में फार्मर्स ने, बड़े बड़े फार्मर्स ने एनक्लोजर करना शुरू कर दिया, तो उसका मेन पर्पस था शिप फार्मिंग। मैंने आपको बताया था 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में वूल के दाम बढ़ गए थे, तो इंग्लैंड के जो फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए एनक्लोजर करना स्टार्ट कर दिया। पर्पज ऑफ द 18th सेंचुरी एनक्लोजर। देखिए, 16th सेंचुरी वाले एनक्लोजर का क्या पर्पज था? शिप फार्मिंग था। 18th सेंचुरी वाले एनक्लोजर का क्या था? आपके ग्रेन प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे, 16th सेंचुरी में तो खेतों की बाउंड्री बनाएगी, बाड़ाबंदी कीगी, वो तो शिप फार्मिंग के लिए कीगी, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर जो फार्मर्स खेतों को क्लोज कर रहे थे, वो ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, अनाज को उगाने के लिए कर रहे थे। इंग्लिश पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड की पॉपुलेशन मिड 18th सेंचुरी से बढ़ना स्टार्ट हो गई। पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की पॉपुलेशन देखिए किस तरीके से बढ़ी। 1750 के अंदर 7 मिलियन थी, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1850 के अंदर 21 मिलियन होगी,
और उसके बाद 1900 के अंदर है ना 30 मिलियन होगी। नोट्स से बाहर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बार बार इनको ही पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में फ्रांस वाज एट वॉर विद इंग्लैंड, मीन्स है ना फ्रांस के इंग्लैंड के साथ में वॉर चल रहे थे। दिस डिसरप्टेड ट्रेड एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो क्या हुआ कि है ना 18th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड के फ्रांस के साथ में वॉर चल रहे थे, इंग्लैंड की फ्रांस के साथ में लड़ाई चल रही थी, और इस वॉर का क्या इफेक्ट हुआ, इंग्लैंड के अंदर ट्रेड बंद हो गया। उसके साथ साथ जो बाहर से इंग्लैंड के अंदर फूड ग्रेन आता था, अनाज आता था, वो भी आना बंद हो गया। तो इंग्लैंड के अंदर जब है ना फ्रांस के साथ वार की वजह से फूड ग्रेन आने बंद हो गए, तो इंग्लैंड के अंदर जो फूड ग्रेन्स के प्राइस थे, मीन्स अनाज के प्राइस थे, वो बढ़ गए। और लैंड ओनर्स ने क्या किया, लैंड ओनर्स ने गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया, किसके लिए, एनक्लोजर एक्ट के लिए। लैंड ओनर्स थे ना जो बड़े बड़े जमींदार से, उन्होंने कहा आप एनक्लोजर एक्ट पास करिए। एनक्लोजर एक्ट के तहत है ना हम कॉमन की जमीन को और ओपन फील्ड को एनक्लोज कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे अनाज उगा देंगे, और हमारी कंट्री में अनाज की जो कमी है वो नहीं होगी। बुशेल की बात करते हैं, ये कैपेसिटी, किसी चीज की कैपेसिटी को मेजर करने का तरीका होता है। सीलिंग क्या होता है, इंग्लैंड की करेंसी थी सीलिंग, और 1 पाउंड स्टर्लिंग, ये पाउंड स्टर्लिंग का साइन है, 1 पाउंड स्टर्लिंग में 20 शिलिंग्स आते थे। इंग्लैंड के अंदर, इन इंग्लैंड प्राइस ऑफ व्हीट ग्रेन, इंग्लैंड में क्या हुआ कि आपके जो व्हीट के जो प्राइस थे वो 1790 में इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, और फिर है ना 1815 में प्राइस थे जो वो नीचे चले गए। जॉन कॉन्स्टेबल है ना एक इंग्लिश पेंटर हैं, और उसके जो फादर थे वो एक कॉर्न के मर्चेंट थे, मीन अनाज के व्यापारी थे। और जॉन कॉन्स्टेबल का जन्म ईस्ट इंग्लैंड की एक जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम था सेफोक। ड्यूरिंग द स्विंग राइट्स, देखिए जो कैप्टन स्विंग के राइट्स हुए, स्विंग के जो दंगे हुए, क्योंकि जब मशीनें तोड़ेगी, थ्रेसिंग मशीन इंग्लैंड में तोड़ेगी, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्विंग राइट्स। तो स्विंग राइट्स के दौरान थ्रेसिंग मशीन तोड़ेगी सेफोक के अंदर भी। सेफोक कौन सी जगह थी, जहां पे जॉन कॉन्स्टेबल का जन्म हुआ। जॉन कॉन्स्टेबल एक इंग्लिश पेंटर था। 1868 में इंग्लैंड में 1868 में इंग्लैंड प्रोड्यूसिंग मीन पैदा कर रहा था 18% फूड ऑफ कंज्यूम्ड, मीन इंग्लैंड इतना काबिल हो गया था 1868 के अंदर, वो है ना अपनी कंट्री के लोगों का 80% फूड खुद ही पैदा कर रहा था, और बाकी 20% दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा था। ड्यूरिंग 1660 के दौरान इंग्लैंड में जो फार्मर थे ना, उन्होंने टर्निप और क्लोवर उगाना शुरू कर दिया। क्लोवर एक घास होती थी, और टर्निप क्या होता था, टर्निप होता था आपके सलजम, जो सलजम होती है ना, मूली सलजम खाते हैं हम, उसको बोलते हैं टर्निप। तो 1660 के अंदर फार्मर ने इंग्लैंड में क्या उगाना शुरू कर दिया, क्या ग्रो करना शुरू कर दिया, टर्निप, सलजम और क्लोवर। ये क्या होती थी, मीन्स इससे है ना फार्मर्स को ये पता लगा कि टर्निप और क्लोवर उगाने से जमीन के अंदर नेचुरली रूप से नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है। इसी वजह से इंग्लैंड ने फार्मर्स ने इंग्लैंड में ये चीज उगानी शुरू कर दी, टर्निप और क्लोवर। क्लोवर क्या होती है, घास होती है। टर्निप वाज ए गुड फोडर क्रॉप फॉर कैटल। तो टर्निप क्यों उगाते थे इंग्लैंड के किसान, टर्निप इसलिए उगाते थे, सलजम इसलिए उगाते थे क्योंकि वो एक फोडर का, एक चारे का काम करती थी कैटल के लिए, मवेशियों के लिए। टर्निप और क्लोवर है ना, उससे नाइट्रोजन का कंटेंट भी जमीन में बढ़ जाता था, और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी। आपको पता है जमीन के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एनक्लोजर वाज एक्सेस इन द मिडलैंड्स एंड काउंटीज ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रखेंगे इंग्लैंड में जो एनक्लोजर हुआ, मींस कॉमन की जमीन के ऊपर और उसके साथ साथ ओपन फील्ड के ऊपर जब इंग्लैंड के जमींदारों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनक्लोजर। इंग्लैंड में एनक्लोजर एक्सेस मींस सबसे ज्यादा कहाँ पे था, जो इंग्लैंड की मिडलैंड थी, बीच वाली जमीन थी वहां पे, और इंग्लैंड की जो काउंटी थी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसी तरीके से इंग्लैंड के अंदर काउंटी होती हैं, हमारे स्टेट होते हैं उसी तरीके से इंग्लैंड में काउंटी होती हैं। जैसे यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, ये इंग्लैंड की काउंटी है, और इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट भी बड़ा फेमस है। पुअर्स ऑफ द मिडलैंड, मिडलैंड मींस इंग्लैंड के कहाँ कहाँ पे एनक्लोजर ज्यादा था, जमीनों की घेराबंदी कहाँ पे की गई फार्मर्स के द्वारा, मिडलैंड और आपके काउंटी के अंदर। तो जो पुअर फार्मर्स थे मिडलैंड के, वो है ना कहाँ पे चले गए, साउथ काउंटी में चले गए, क्योंकि मिडलैंड के अंदर है ना क्या हो गया, मिडलैंड में एनक्लोजर होना स्टार्ट हो गया, और मिडलैंड में जो जमीन थी उसके ऊपर है ना बड़े बड़े जमींदार ने कब्जा कर लिया, और पुअर लोगों का रोजगार छिन गया। तो पुअर लोग वहां से मूव कर गए, डिस्प्लेस हो गए इंग्लैंड की साउथ काउंटीज के अंदर, मीन्स जो साउथ में स्टेट लोकेटेड थे वहां पे। एक बुक है देखिए, कॉमनर्स, कॉमन राइट्स, एनक्लोजर एंड सोशल चेंज, इस बुक का नाम है, ध्यान रखेंगे ये बुक है, इसके राइटर का नाम मैंने अभी तक नहीं मिला, देखा था मैंने,
जॉन मिडल्टन एक है ना 18th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर थे, बहुत ही बड़ा नाम है ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जैसे विलियम शेक्सपियर का नाम है, जॉन कीट्स का नाम है, उसी तरीके से इंग्लैंड के अंदर पोइट्री के अंदर और राइटिंग के मामले में जॉन मिडल्टन का बहुत ही बड़ा नाम है। इंग्लैंड का एक राइटर था ये। और इंग्लिश लिटरेचर आता है जो इंग्लिश के एमए करते हैं या मीन्स जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें जॉन मिडल्टन की पोइम आपको बहुत पढ़ने को मिलेंगी। यूएस से है ना, अभी इंग्लैंड की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई है, अभी हम आते हैं यूएसए पे। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने बीच में लाइन लगा रखी है यहाँ पे। अब इंग्लैंड की स्टोरी के बाद यूएसए की आ गई है, यूएसए की स्टोरी के बाद हम पढ़ेंगे इंडिया की। यूएसए आपके ब्रेड बास्केट बन गया था वर्ल्ड का, ध्यान रखेंगे। यूएसए के अंदर 19 आपके 10 के अंदर या 20 के अंदर इतना अनाज पैदा हो गया था कि वो दुनिया की है ना आपके ब्रेड बास्केट बन गया था, रोटी की टोकरी बन गया था। ध्यान रखेंगे किस कंट्री को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में यूएस के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे, मीन्स 800 मिलियन एकड़ जमीन के ऊपर फॉरेस्ट थे और इतनी जमीन के ऊपर 600 मिलियन जमीन के ऊपर घास थे। मीन्स इंग्लैंड जब अमेरिका के अंदर खेती स्टार्ट हुई 1910 में, वहाँ पे ब्रिटिश मूल के लोग गए, तो उससे पहले है ना बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट होता था यूएसए के अंदर। उसके साथ साथ ग्रासलैंड्स भी बहुत ज़्यादा होती थी। टिल द 1780s तक वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स वर कन्फाइंड टू ए स्मॉल नैरो स्ट्रिप ऑफ द कोस्टल लैंड ऑफ द ईस्ट। ध्यान रखेंगे इंग्लैंड, देखिए जैसे अमेरिका का मैप है, तो अमेरिका के यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के यहाँ पे वेस्ट में है यूरोप है ये। तो है ना यूरोपियन लोग अमेरिका में आए, सबसे पहले ईस्टर्न कोस्ट पे आए, लेकिन अमेरिका के मूल निवासियों को उन्होंने खदेड़ते हुए वो जल्दी जल्दी अमेरिका में जंगलों को काटते गए, ग्रास को खत्म करते गए, जो वाइट लोग थे यूरोपियन मूल के। और है ना उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों को, जिनका कलर ब्लैक होता था, उनको क्या कर दिया, उनको खत्म कर दिया। और अंत में वो ईस्ट से आए थे और वेस्ट में पहुंच गए, व्हाइट सेल्टर। तो जितने भी ये व्हाइट, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ये गोरा है, इसकी आप देख सकते हैं स्किन, इसकी स्किन का कलर कैसा है इसका। तो ये है ना आदमी ब्रिटिश मूल का है, यूरोपियन मूल का है। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी ये तो हमने कर लिया। 1780s के अंदर वाइट अमेरिकन, जो वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स थी, वो सिर्फ है ना एक छोटी सी पट्टी तक थी ईस्टर्न कोस्ट पे। ध्यान रखेंगे जैसे ये अमेरिका का मैप है, ये इसका ईस्टर्न कोस्ट हो गया। तो यूरोपियन मूल के जो लोग आए वो 1780s तक सिर्फ यहाँ तक छोटी सी पट्टी पे थे ईस्टर्न कोस्ट के, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो वेस्ट में बढ़ते चले गए। नेटिव अमेरिकन कल्टीवेटेड, जो अमेरिका के नेटिव थे ना, आपके मूल निवासी थे, और उनको फिर है ना वाइट यूरोपियन या वाइट अमेरिकन ने खदेड़ दिया था और उनको उनकी जमीन से ही बेगाना कर दिया था। नेटिव अमेरिकन क्या क्या फसलें उगाते थे, ध्यान रखेंगे। कॉर्न उगाते थे, बीन्स जैसे सोयाबीन होता, तंबाकू की फसल, और पंपकिन कद्दू होता, वो उगाते थे। यूरोपियन ट्रेडर्स गोट बीवर फर फ्रॉम नेटिव अमेरिकन सिंस 16th सेंचुरी। देखिए यूरोप के ट्रेडर अमेरिका में आते थे और है ना वो क्या लेते थे, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन से, वहाँ के मूल निवासियों से बीवर फर लेते थे। मीन्स आपके पशुओं का एक फर होता था जिसकी कोई ना कोई आगे स्वेटर वगैरह बनती थी। तो 16th सेंचुरी में यूरोपियन लोग है ना अमेरिकन लोगों से या अमेरिका के मूल निवासियों से बीवर फर खरीदने के लिए आते थे। कब? 16th सेंचुरी तक। लेकिन वो ट्रेडर के रूप में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका पे कब्जा ही कर लिया। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी तक व्हाइट अमेरिकन रीच द वेस्ट कोस्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ से ईस्ट कोस्ट पे आए थे व्हाइट लोग अमेरिका के, लेकिन जाते जाते अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे पहुंच गए। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे लगता है अटलांटिक ओशन और वेस्ट कोस्ट पे लगता है पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन तक वो पहुंच गए। आफ्टर agrarian expansion is connected to the westward movement of the white। देखिए व्हाइट लोग जैसे जैसे ईस्ट में आए थे, वेस्ट में जाते गए, तो उसके साथ साथ है ना एग्रेरियन एक्सपेंशन भी होता गया। मींस एग्रीकल्चर भी फैलती गई, क्योंकि जितने फॉरेस्ट थे अमेरिका के अंदर, जितनी ग्रासलैंड्स थी, व्हाइट लोगों ने वो सारी ग्रासलैंड्स काट दी और वेस्ट तक जाते जाते उन्होंने सारे जंगलों को साफ करके वहाँ पे एग्रेरियन एक्सपेंशन कर दिया। मीन्स वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर का फैलाव कर दिया। आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे 1775 से लेकर के और 1783 तक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूएसए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या बन गया, यूएसए बन गया। तो व्हाइट लोगों ने है ना आपके वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। कब? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद और यूएसए की फॉर्मेशन के बाद में। व्हेन थॉमस जेफरसन बिकम यूएस प्रेसिडेंट इन 1880, 1880 में अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बना? थॉमस जेफरसन बना, और उसने 70,000 व्हाइट सेटलर हैड मूव्ड ऑन टू द प्लेसन प्लेटू। जब थॉमस जेफरसन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना
तो 70,000 वाइट सेल्टर मीन 70,000 जो आपके वाइट लोग थे यूरोपियन मूल के, वो अमेरिका के अपलेशियन प्लेटू तक फैल गए। मीन्स जैसे अमेरिका के अंदर जैसे जाएंगे तो कभी अपलेशियन प्लेटू आ जाता है, कभी आपके मिसिसिपी रिवर आ जाती है, तो वेस्ट में जाते गए तो कोई ना कोई आपके लैंडस्केप आती। तो जब थॉमस जेफरसन 1800 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद में 70,000 जो वाइट लोग थे वो अपलेशियन प्लेटू तक चले गए अमेरिका के, मीन्स और वेस्ट में बढ़ गए। नोट्स नंबर 47 के ऊपर, इन द डेकेड्स आफ्टर 1800 द यूएस गवर्नमेंट कमिटेड इटसेल्फ टू अ पॉलिसी ऑफ ड्राइविंग द अमेरिकन इंडियंस वेस्टवर्ड। देखिए 1800 के बाद के जो डेकेड्स आए, डेकेड क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर। 1800 के बाद के जो डेकेड आए, ये उसके बाद यूएस गवर्नमेंट जो वाइट गवर्नमेंट हो गई थी, उन्होंने अपने पॉलिसी बना ली, और उस पॉलिसी में उन्होंने अमेरिकन इंडियन को, जो कि आपके अमेरिका के मूल निवासी थे, वहीं के थे, उनको वेस्टवर्ड खदेड़ना शुरू कर दिया। ईस्ट में आई यूरोपियन, थोड़ी सी पट्टी पे आई यहाँ पे, लेकिन वेस्ट तक उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। और यूएस गवर्नमेंट ने भी व्हाइट लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया 1800 के बाद। उनको सबसे पहले मिसिसिपी रिवर के बाद से, और फिर वेस्ट में उनको और खदेड़ दिया। ठीक है ना। तो आप मैप जरूर देखें, इसका मैप जरूर देखें आप बुक में से। ये अमेरिका का मैप कहाँ पे मिसिसिपी रिवर है, कहाँ पे अपलेशियन माउंटेन है, तो ये इसका मैप एक बार जरूर आप ऑब्जर्व करें। और वेस्ट में कौन सी चीज है, उसके वेस्ट में कौन सी चीज है, ध्यान रखें। White settled on the Appalachian Plateau by the first decade of the 18th century and then moved into the Mississippi Valley between the 1820 and 1850। देखिए व्हाइट लोग है ना, सबसे पहले तो ईस्टर्न कोस्ट पे आए, फिर अपलेशियन प्लेटू पे चले गए, अपलेशियन प्लेटू के बाद फिर और वेस्ट में चले गए, मिसिसिपी रिवर तक चले गए 1820 से 1850 के बीच में। तो ध्यान रखेंगे, पहले ईस्ट में आए थे वो, फिर उसके वेस्ट में आता है अपलेशियन प्लेटू के बाद आती है मिसिसिपी रिवर। मैप में आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान रखें कहाँ पे पहुंचे थे वो, मिसिसिपी वैली में, मिसिसिपी रिवर की वैली में 1820 से 1850 के बीच में वो पहुंच गए थे। और उससे पहले कहाँ पे आए थे, अपलेशियन प्लेटू पे, और फिर उसके वेस्ट में मिसिसिपी रिवर की वैली में 1820 से 1850 के बीच में। व्हाइट सेटलर्स सोड कॉर्न एंड व्हीट ऑन दिस लैंड। ध्यान रखेंगे, जो अमेरिका के अंदर व्हाइट लोग आए, उन्होंने वहां के अमेरिकन इंडियंस को, मूल निवासियों को खदेड़ दिया, और वहां पे उन्होंने क्या उगाना शुरू कर दिया, कॉर्न और व्हीट। ध्यान रखेंगे, मक्के के अंदर और व्हीट के अंदर, गेहूं की फसल में अमेरिका का बड़ा नाम है, तो व्हाइट लोगों ने वहां पे उगानी शुरू की। कौन कौन सी फसलें, इसका ध्यान रखेंगे। आफ्टर द 1860 के बाद व्हाइट सेटलर्स स्वेप्ट इनटू द ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस द रिवर मिसिसिपी। ध्यान रखेंगे, पहले अपलेशियन प्लेटू पे आए, फिर मिसिसिपी रिवर पे चले गए, फिर आगे चले गए आपके ग्रेट प्लेन्स के अंदर जीपी। तो ये इसके वेस्ट में है, फिर ये चीज इसके वेस्ट में है। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से वो चले गए, वेस्ट में जाते गए। आफ्टर फ्यू ईयर्स ग्रेट प्लेन्स बिकम द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ अमेरिका। और ग्रेट प्लेन्स के अंदर, जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से ग्रेट प्लेन्स है अमेरिका में, और वहां पे व्हाइट लोगों ने इतनी मतलब ग्रास को काट करके, फॉरेस्ट को काट करके इतनी बड़ी मात्रा में वहां पे फसलें उगानी शुरू कर दी कि अमेरिका मेजर प्रोड्यूसर बन गया व्हीट का। तो गेहूं की फसल उगानी शुरू कर दी व्हाइट लोगों ने, कहाँ पे, अमेरिका में। देख सकते हैं व्हाइट लोग किस तरीके से वेस्ट की तरफ जाते रहे। उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं सोड। सोड को आपके क्या होता है, पीसीज ऑफ अर्थ विद ग्रास। मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं, जमीन में से हम मान लीजिए हम कशी चलाते हैं जमीन के अंदर, तो कशी चलाने के बाद है ना, घास भी आता है मिट्टी में, और उसके साथ साथ मिट्टी भी आती है। तो मिट्टी और घास का जो मिश्रण होता है ना, एक पूरा का पूरा जो मीन्स आपके एक पीस आ जाता है, टुकड़ा आ जाता है, मिट्टी और घास जिसमें होती है, अर्थ और घास, तो उसको क्या बोलते हैं, सोड बोलते हैं। उसके बाद में व्हीट प्रोडक्शन एक्सपेंड इन यूएसए फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। गेहूं का प्रोडक्शन यूएसए में कब एक्सपेंड हो गया, कब फैल गया, लेट 19th सेंचुरी से। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशियन सप्लाईज इन यूरोप स्टॉप्ड। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान है ना, रशिया से जो अनाज आता था यूरोप में, वो अनाज आना बंद हो गया। तो फिर अनाज कहां से जाना शुरू हो गया, यूएसए से जाना शुरू हो गया। उसके बाद में वुड्रो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन। विल्सन ने क्या कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, बहुत बार पेपर में आती है, इसका ध्यान रखना।
वुड्रो विल्सन ने बोला था कि प्लांट मोर वीट, की ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगाओ, गेहूं हमारे को लड़ाई जिताएगी। मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिका का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन था, उसने अमेरिका में व्हाइट लोगों को, जिन्होंने है ना जिन व्हाइट लोगों ने ये क्या नाम है आपके ब्लैक लोगों के, अमेरिकन इंडियन को निकाल करके वहां पे कब्जा कर लिया था, तो उनका प्रेसिडेंट तो वुड्रो विल्सन था। वुड्रो विल्सन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वीट उगाओ और वीट हमें लड़ाई जिताएगी, विल विन द वॉर। वीट कल्टीवेशन एक्सपेंड इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी मैंने बताया था 1910 और आपके 1920 में बहुत ज्यादा मात्रा में अमेरिका में फसलें उगने लगी, तो वो अर्ली 20th सेंचुरी है, तो उस टाइम वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो एरिया अंडर वीट इन यूएसए, यूएसए के अंदर देखिए एरिया किस तरीके से इंक्रीज हुआ। 1910 के अंदर 45 मिलियन एकड़ जमीन पे गेहूं की फसल होती थी अमेरिका में, उसके बाद 1919 में 74 मिलियन हो गई। और आपके वेस्टर्न कनास की बात करते हैं हम, यहाँ तक आ गया हमारा डाटा। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंसास। वेस्टर्न कंसास ये यूएसए के अंदर एक जगह है, और ब्लैक ब्लिजार्ड आई यहाँ पे। मींस अमेरिका के अंदर ब्लैक ब्लिजार्ड किसको बोलते हैं? ब्लैक ब्लिजार्ड कब आया यहाँ पे? 14 अप्रैल 1935 को। अमेरिका के अंदर पहले क्या थे मैंने बताया था, अमेरिका में पहले ग्रास थे, उसके साथ साथ में ग्रास के साथ साथ में अमेरिका में फॉरेस्ट भी थे पहले। तो ग्रास और फॉरेस्ट को व्हाइट लोगों ने अमेरिका में काट दिया। तो ग्रास और फॉरेस्ट को अमेरिका में काटने के बाद वहां पे क्या हो गया, खेती के लिए जमीन को साफ कर दिया गया। और आपको पता है खेती के लिए जो जमीन को साफ करते हैं तो जमीन की जुताई होती है। तो जमीन की जुताई के टाइम में जमीन में रेत होता है शुरुआत में, हम जब जमीन की जुताई करते हैं तो अमेरिका में जो जंगल साफ कर दिए गए, घास को साफ कर दिया गया, तो वहां पे बहुत ही बड़ी मात्रा में जमीन में रेत ही रेत हो गया। जमीन की जुताई करने के लिए जब जमीन को जोता गया तो जमीन में रेत आ गया। तो रेत जो था वो वहां पे फिर अमेरिका के अंदर बहुत तेज आंधियां चलने लगी, और रेत बहुत बड़ी मात्रा में रेत के गुबार ऊपर की तरफ उठने लग गए, रेत के तूफान आने लग गए, और बहुत बड़ी मात्रा में रेत भरने लग गया अमेरिका के हर पार्ट के अंदर। इतने रेत के तूफान आ गए। उन्हीं रेत के तूफानों को अमेरिका में क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्लिजार्ड बोलते हैं। मीन्स अंधेरा सा कोहरा सा छा गया हर जगह इन रेत के तूफानों के आने की वजह से। बिग फार्मर ऑफ यूएसए के जो बिग फार्मर थे उनको बोला था आपके बैरोन। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के है ना स्मॉल फार्मर को बोला जाता था कोटेजर, लेकिन यूएसए के, अमेरिका के बड़े फार्मर्स को बोला जाता था वीट बैरोन्स। ध्यान रखेंगे इसका। दे कंट्रोल्ड 2000-3000 एकड़ ऑफ लैंड इंडिविजुअली। और ये जो बैरन होते थे ना, ये वीट उगाते थे। अमेरिका के जो बड़े बड़े किसान होते थे उनको बैरोन्स बोलते थे, और ये वीट उगाते थे, और उनके पास 2000 से 3000 एकड़ के बीच में जमीन होती थी। मींस इतने एक फार्मर के पास इतनी जमीन होती थी, बहुत ही बड़े बड़े फार्म। डेकोटा ये यूएसए के अंदर एक जगह थी, और ये है ना ग्रेट प्लेन्स के अंदर लोकेटेड थी डेकोटा। ध्यान रखेंगे, डेकोटा यूएसए का एक डेकोटा प्लेन का वो मींस आपके इंग्लिश के अंदर एक लेसन भी है। प्रेरी, बहुत ही बड़ा नाम है प्रेरी। यूएसए के ग्रासलैंड होते हैं ना, जो घास के मैदान होते हैं, उनको प्रेरी बोलते हैं। साइरस मैकॉर्मिक ने रिपर मशीन का आविष्कार किया था 1831 में। ध्यान रखेंगे, रिपर का आविष्कार किसने किया? साइरस मैकॉर्मिक ने किया 1831 में। बिफोर द 1830 से पहले ग्रेन यूज्ड टू बी हार्वेस्टेड विद क्रेडल और शिकल। ध्यान रखेंगे, क्रेडल और शिकल किसको बोलते हैं? दरांती को। तो 1830 से पहले अमेरिका के अंदर जो गेहूं काटने के लिए किसका यूज होता था? क्रेडल और शिकल का। लेकिन उसके बाद गेहूं काटने के लिए क्या आ गया आपके उसके बाद हम देखेंगे कंबाइंड हार्वेस्टर आ गया। सॉरी, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में मतलब आपके 1910 और 1920 के पीरियड को अर्ली 20th सेंचुरी बोलेंगे। तो अर्ली 20th सेंचुरी में फार्मर्स ने अमेरिका के अंदर कंबाइंड हार्वेस्टर, जो आपके कंबाइन चलती है ना हमारे गेहूं काटने के लिए, तो अमेरिका के अंदर है ना वो कंबाइन 1910 के अंदर आ गई थी। मींस आज से 110-20 साल पहले अमेरिका में कंबाइन आ गई थी। इतना एडवांस था अमेरिका। और कंबाइन के आने से पहले किसके साथ होती थी? गेहूं की कटाई शिकल के साथ और आपके क्रेडल के साथ में। जॉन डियर ट्रैक्टर का नाम भी आपको पता तो, एक प्लग होता था, एक हल होता था विद मेटल शेयर। इसके अंदर मेटल शेयर होते थे, और क्या करता था ये? दैट कट इनटू, एक मिनट मैं इसको कराता हूँ, ग्राउंड। देखिए जॉन डियर है ना एक हल होता था, और ये बहुत ही बड़ा हल होता था। जैसे हमारे एक हैरो होती है ना खेत के अंदर, उसी तरीके से जॉन डियर बहुत ही बड़ा एक हल होता था, और ये जमीन ग्राउंड को कट कर देता था कई पार्ट्स में। इसके अंदर मेटल होती थी, जैसे आपके अपनी हैरो होती है उसी तरीके का।
ग्रेट एग्रीगेरियन डिप्रेशन, ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर आपने पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर भी डिप्रेशन आ गई थी, जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट थे, फसल थी, उनके दाम गिर गए थे, उसको बोलते हैं ग्रेट एग्रीगेरियन डिप्रेशन। ये कब आया था? 1930 के अंदर आया था, खासकर गेहूं की फसल के अंदर आया था। ध्यान रखेंगे गेहूं की फसल के दाम गिरे थे, क्योंकि अमेरिका में इतनी बड़ी मात्रा में व्हाइट लोगों ने जमीन को साफ कर दिया और वहां पे गेहूं की फसल उगानी शुरू कर दी, और गेहूं का इतना बड़ा प्रोडक्शन वहां पे हो गया कि वहां पे खरीदार नहीं मिला किसानों को, और उसी वजह से क्या हो गया वहां पे डिप्रेशन, क्योंकि जब किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको लेने वाले, खरीदने वाले कम हो जाते हैं और उसके दाम गिर जाते हैं, और जब दाम गिरते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मंदी, मीन्स कोई चीज के दाम मंदे हो जाना, डिप्रेशन बोल देते हैं इसको इंग्लिश के में। तो अभी हम बात करते हैं 1660 की। 1930 के अंदर डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म को क्या बोलते थे? जो रेत के तूफान थे ना अमेरिका में, उनको क्या बोलते थे? डस्ट स्टॉर्म, और उनको ब्लैक ब्लिजर्ड भी कहा जाता था। तो 1930 में वो स्टार्ट हो गए थे, और साउदर्न प्लेन के अंदर आए आपके अमेरिका के अंदर, और उनकी हाइट कितनी थी? 7000 से 8000 फीट तक, इतनी ऊंचाई तक रेत ऊपर चला जाता था, इतने भयंकर तूफान थे। और अर्ली 1930 के अंदर है ना बहुत ही बड़ी मात्रा में ड्रोट भी आया अमेरिका के अंदर। ड्रोट सर्वाइवर, ड्रोट सर्वाइवर ये एक पेंटिंग है, और उस पेंटिंग को बनाया था अलेक्जेंडर ह्यूज ने, और 1936 के अंदर बनाया था। लाइफ मैगजीन, लाइफ मैगजीन है अमेरिका की बहुत ही बड़ी मैगजीन है, और उसने ह्यूज को है ना आपके आर्टिस्ट ऑफ डस्ट बाउल बोला था। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी रेत के तूफान आए, रेत के तूफान के ऊपर पेंटिंग बनाई अलेक्जेंडर होज ने, और अलेक्जेंडर होज को क्या बोला गया? आर्टिस्ट ऑफ डस्ट बाउल बोला गया। डस्ट बाउल भी कहा गया अमेरिका को, ध्यान रखेंगे, मीन्स आपके ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया अमेरिका को, डस्ट बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया अमेरिका को। डस्ट बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जो डस्ट के स्टॉर्म आए, आपके जो रेत के तूफान आए, वहां पे अमेरिका में हर जगह रेत भर गया था। आप पिक्चर वहां पे देख सकते हैं, पशु पक्षी भी दब गए थे, और वहां पे और दूसरे व्हीकल थे, कंबाइन हार्वेस्टर भी दब गए थे रेत के नीचे, इतने रेत के तूफान अमेरिका में आ गए थे। तो अमेरिका का जो आपके स्टोरी है खत्म होता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के ऊपर आते हैं। ब्रिटिश लोगों ने है ना इंडिया में सही तरीके से रूल कब करना स्टार्ट किया? बैटल ऑफ प्लासी के बाद, 1757 के बाद, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है ना, 1800 से 1801 से लेकर के 1900 तक क्या बोलेंगे? 19th सेंचुरी बोलेंगे। 1801 से 1900 तक क्या होगी? 19th सेंचुरी होगी। तो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर पेजेंट्स फॉर प्रोड्यूस शुगर केन, इंडिया के अंदर अर्ली 19th सेंचुरी तक है ना क्या क्या फसलें उगाते थे इंडिया में किसान? शुगर केन, गन्ना, कॉटन, जूट, वीट, और भी दूसरी क्रॉप्स उगाते थे एक्सपोर्ट के लिए। और वो जो भी फसल एक्सपोर्ट करते थे इंडियन पेजेंट्स, उन फसल को है ना अर्बन पॉपुलेशन होती थी जो यूरोप की, उसको फेड किया जाता था, उसकी आवश्यकताओं को, खाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। और जो भी फसल इंडिया में उगाई जाती थी वो है ना इंग्लैंड की लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो कॉटन मिल होती थी उनके काम भी आता था। मीन्स 19th सेंचुरी के एंड में पेजेंट्स इंडिया में क्या क्या उगाते थे? कॉटन, जूट, वीट, और दूसरी जैसे कॉटन का क्या काम आता था? कॉटन काम आता था मैनचेस्टर और लंकाशायर की जो कॉटन मिल होती थी। आपने लंकाशायर और मैनचेस्टर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से। लंकाशायर के अंदर जो आपने देखा होता ट्विलाइट का एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा था कि लंकाशायर कि जब मिलों के अंदर मशीनें जलती थी तो उनको है ना आदमी डैजल हो जाता था, मीन्स आपका आश्चर्यचकित हो जाता था उनको देखने के लिए। तो इंडिया के अंदर जो 19th सेंचुरी के एंड में कॉटन उगाया जाता था और जो जूट उगाया जाता था उसको लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों के अंदर, कॉटन मिलों के अंदर भेजा जाता था। और जो वीट उगाया जाता था, वीट से है ना अर्बन पॉपुलेशन होती थी यूरोप की, उसकी भोजन की डिमांड को पूरा किया जाता था। प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन इंडिया वाज लिंक टू द ब्रिटिश ट्रेड विद चाइना। ध्यान रखेंगे इंडिया के अंदर जो ओपियम का, अफीम का प्रोडक्शन हुआ, नशीला पदार्थ होता है अफीम एक, तो दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता कई बार। तो ओपियम का जो प्रोडक्शन था, अफीम का प्रोडक्शन था इंडिया के अंदर, वो किससे जुड़ा हुआ था? इंडिया के अंदर ओपियम का प्रोडक्शन है ना ब्रिटेन के, चाइना के ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ था। देखो क्या होता था, जैसे यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे हो गया चाइना, यहाँ पे हो गया इंग्लैंड, यहाँ पे हो गया इंडिया। इंडिया से क्या जाता था? इंडिया से जाता था ओपियम चाइना के अंदर। इंडिया से चाइना में क्या जा रहा है? ओपियम। और इंग्लैंड वाले क्या करते थे? इंडिया से ओपियम लेकर के उसको चाइना में बेचते थे, चाइना से टी ले जाते थे, चाय ले जाते थे, और चाय को क्या कहाँ पे भेजते थे? मीन्स आपके इंग्लैंड में। तो पहले तो वो चाइना के अंदर बुलियन, चांदी के सिक्के देके जाते थे, क्या करने के लिए? मीन्स आपके चाय लेने के लिए। लेकिन फिर उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो वो चाइना को दे सके और चाय खरीद सके, तो ऐसा प्रोडक्ट उनको इंडिया के ओपियम मिल गई, और फिर ट्रायंगुलर ट्रेड बन गया इंग्लैंड इंडिया और चाइना के बीच में। तो जो इंडिया के अंदर ओपियम का प्रोडक्शन करवाते थे इंग्लिशमैन, उसका लिंक ब्रिटेन के चाइना के ट्रेड के साथ था। इन द लेट 18th सेंचुरी में इंग्लैंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बाइंग टी। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना
लेट 18 सेंचुरी में चाइना से क्या लेके जाती थी, सिल्क और टी, और उसको कहाँ पे बेचती थी, फिर आपके इंग्लैंड के अंदर बेचती थी। टी बहुत ही पॉपुलर हो गई थी इंग्लैंड के अंदर, जो चाइना की टी थी, और उसको है ना इंग्लैंड में बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट भी किया जाता था और काफी इंपॉर्टेंट वो हो गई थी। टी एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से जो इंग्लैंड में टी का एक्सपोर्ट होता था वो देखिए कितना बढ़ गया, 1785 में 15 मिलियन पाउंड हो गया। पाउंड ये आपके तोलने का एक पैमाना होता है किसी चीज को मापने का। और 1830 के अंदर कितनी चाय जाती थी, 30 मिलियन पाउंड जाती थी इंग्लैंड में चाइना से। द कन्फ्यूशियन रूलर्स ऑफ चाइना, कन्फ्यूशियस एक रिलीजन है चाइना में, आपने पढ़ा हो तो। कन्फ्यूशियस ने आपको उसको स्टार्ट किया था। जो चाइना के अंदर है ना, कन्फ्यूशियस धर्म को मानने वाले जो रूलर थे, द मांचूज वर सस्पिशियस टू ऑल फॉरेन मर्चेंट्स। देखिए कन्फ्यूशियस रूलर थे चाइना के, और उनकी डायनेस्टी का नाम क्या था, मांचू डायनेस्टी, और वो फॉरेन मर्चेंट्स को लेकर के सस्पिशियस थे। मीन्स जो विदेशी व्यापारी थे वो उनको शंका की दृष्टि से देखते थे। जैसे चाइना वाले इंग्लैंड में आते थे, इंग्लैंड वाले चाइना में जाते थे टी के लिए जाते थे वो, तो उनकी है ना, उनको वो जब भी आते थे इंग्लिश मैन चाइना में टी के लिए, तो उनको वो क्या मानते थे, काफी शंका की दृष्टि से देखते थे विदेशी व्यापारियों को। उसके बाद में मांचू रूलर थे जो चाइना के, जो कन्फ्यूशियस रिलीजन को मानते थे, वो अनविलिंग थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि फॉरेन ट्रेडर्स को या फॉरेन गुड्स को एंट्री दी जाए कंट्री के अंदर। तो वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिशमैन इंडिया यहाँ से चाइना से चाय लेके जाएं, चाइना के मांचू रूलर। वेस्टर्न मर्चेंट्स कुड बाई टी ओनली पेइंग द सिल्वर कॉइन बुलियन। देखिए सिल्वर के सिक्कों को बुलियन कहा जाता था इंग्लैंड में। तो जब भी इंग्लैंड वाले चाइना से चाय खरीद के लेके जाते थे ना, तो उसके बदले में वो क्या देते थे, सिल्वर के कॉइन, और सिल्वर के कॉइन चांदी के सिक्के देते थे, उसको क्या बोलते थे, बुलियन। लेकिन जब इंग्लैंड वालों को इंडिया में ओपियम मिल गया, तो उन्होंने चाइना को नशे में डाल दिया, ओपियम के नशे में। और उन्होंने क्या किया, इंडिया से चाइना में ब्रिटिश लोगों ने ओपियम ले जानी स्टार्ट कर दी, और चाइना ओपियम के नशे में पड़ गया, और चाइना में ओपियम की डिमांड काफी बढ़ गई अफीम की। वो क्या करते थे, इंडिया से ओपियम लेके जाते थे, उसको चाइना में बेचते थे, और उस ओपियम के बदले इंग्लैंड में क्या ले जाते थे, टी। और जब ओपियम नहीं थी ब्रिटिश लोगों के पास में, ओपियम से पहले वो क्या देके जाते थे, बुलियन, चांदी के सिक्के, चाइना में चाय खरीदने के लिए। पोर्चुगीज लोग थे, उन्होंने ओपियम स्टार्ट की थी चाइना के अंदर। ध्यान रखेंगे ओपियम को, मीन्स आपके अफीम को किसने स्टार्ट किया चाइना में, तो ये एवरी नोट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो स्टार्ट किया आपके पोर्चुगीज लोगों ने, पुर्तगालियों ने, अर्ली 16th सेंचुरी में। ओपियम वाज यूज्ड इन चाइना ओनली फॉर मेडिसिन। देखिए शुरुआत में तो चाइना के अंदर अफीम सिर्फ मेडिसिन, दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन वेस्टर्न मर्चेंट, जो कि आपके वेस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से जो व्यापारी आए, उन्होंने मिड 18th सेंचुरी में चाइना में ओपियम का इलीगल ट्रेड, अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया, और चाइना के लोगों को अफीम के नशे में डाल दिया। और फिर उस अफीम के बदले वो चाय खरीद के लेके जाते थे इंग्लैंड में। यूरोपियन लोग बहुत से लेके जाते थे, इंग्लैंड वाले नहीं, और भी बहुत से यूरोपियन, उनमें इंग्लैंड वाले मेन थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो मेन थे। और वो ओपियम कहाँ से जाती थी, इंडिया से। इट वॉज अनलोड इन लार्ज नंबर्स ऑन सी पोर्ट साउथ ईस्ट चाइना। साउथ ईस्ट चाइना के, जो मतलब कि आपके साउथ ईस्ट चाइना में एक बंदरगाह होती थी, कैंटोन, इंडिया के बंगाल से लोड होती थी ओपियम चाइना के लिए, और फिर अनलोड कहाँ पे होती थी, चाइना की कैंटोन पोर्ट पे। और वो कैंटोन पोर्ट कहाँ पे थी, साउथ ईस्ट चाइना में। ब्रिटिश लोग जैसे इंडिया के कोलकाता से ओपियम यहाँ पे लोड की, अनलोड कर दी साउथ ईस्ट चाइना की कैंटोन पोर्ट पे, और फिर पूरे चाइना में उसको बेच दिया। उससे चाय खरीद ली, और फिर उससे चाय यूरोप में ले गए। और पहले चाय खरीदने के लिए क्या देते थे, बुलियन, चांदी के सिक्के। लेकिन अब अफीम बेची और चाय ले ली, और चांदी के सिक्के बंद हो गए। चाइना के अंदर देखिए ओपियम कितनी बढ़ गई। 1820 के अंदर 10,000 क्रेट्स आए चाइना के, जो बड़े बड़े बॉक्स थे। 1835 के अंदर 35,000 क्रेट हो गए। ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, देखिए मैंने बताया था अभी, इंडिया से क्या जाती थी, इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया से जाती थी ओपियम, कहाँ पे गई, चाइना में। इंडिया से ओपियम गई चाइना में, और चाइना से फिर टी चली गई आपके इंग्लैंड में या यूरोप में। और ये देखिए
इंडिया, चाइना और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगुलर ट्रेड होता था। यहाँ से अफीम जा रही है इंडिया से, ओपियम जा रही है, यहाँ से टी जा रही है। पहले बुलियन आते थे, बुलियन बंद हो गए, तो ये देखिए ट्रायंगुलर बन गया, ट्रायंगुलर ट्रेड होता था। द ब्रिटिश ट्रेडर टुक ओपियम फ्रॉम इंडिया, जो ब्रिटिश ट्रेडर थे वो इंडिया से ओपियम लेके जाते थे चाइना तक, और फिर चाइना से क्या खरीदते थे, चाय खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में देखिए एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन। देखिए अर्ली 19th सेंचुरी से हैंडलूम डिक्लाइन हो गए। हैंडलूम पता आपको, क्योंकि इंग्लैंड का मशीनी माल इंडिया में आ गया, तो हैंडलूम जिनसे आपके हाथ से धागा या कपड़ा बनाया जाता था वो हैंडलूम क्या हो गए, खत्म हो गए। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया से रॉ मटेरियल जाना शुरू हो गया, जैसे कॉटन जाना शुरू हो गया, फूड ग्रेन जाना शुरू हो गया। पहले तो इंडिया में ही कपड़ा बनता था, लेकिन इंग्लैंड का कपड़ा इंडिया में आ गया, और पहले इंडिया से इंग्लैंड में जाता था कॉटन क्लॉथ, लेकिन जब इंग्लैंड का कपड़ा इंडिया में आ गया, मशीनी माल इंडिया में आ गया, तो सिर्फ फिर क्या जाने लगा, इंडिया से रॉ मटेरियल जाने लग गया। पहले तैयार माल जाता था, कपड़ा जाता था, लेकिन बाद में क्या जाने लग गया, सिर्फ रॉ मटेरियल। फ्रॉम इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्लोड इनटू इंडिया लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन आर्टिजनल प्रोडक्शन। इंडिया के जो आर्टिजनल प्रोडक्शन थे, मीन्स इंडिया के आर्टिसन जो प्रोडक्ट बनाते थे, और डिक्लाइन हो गए, कपड़ा बनाना बंद हो गया, क्योंकि मशीनी माल इंडिया का आ गया, और इंडिया से सिर्फ अब कपास जाने लगी इंग्लैंड में। लिन जेयू ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। स्पेशल कमिश्नर थे वो कैंटोन के 1839 में। कैंटोन वही पोर्ट थी ना जहाँ पे क्या होता था, अफीम अनलोड होता था, अफीम के जहाज जहाँ पे उतारे जाते थे, तो कैंटोन के कमिश्नर थे। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 4 मिलियन ओपियम स्मोकर हैं चाइना में। मीन्स आपके ओपियम का नशा करने वाले कितने लोग हैं, 1839 में कितने थे, 4 मिलियन। थॉमस डैनियल एक इंग्लिश आर्टिस्ट था, ये पेंटर था, बहुत ही बड़ा नाम है ये, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल। क्लास 8th के अंदर पेंटिंग के ऊपर स्पेशल लेसन है, चैप्टर नंबर 10 है क्लास 8th का, उसके अंदर ये है थॉमस डैनियल और आपके विलियम डैनियल। ये इंडिया में भी आए थे। ही केम टू वो इंडिया में आया थॉमस डैनियल 1786 में अपने नेफ्यू विलियम डैनियल के साथ में। मैंने बताया था ना अभी, ये दोनों के दोनों इंडिया में आए थे। इनका नेफ्यू था थॉमस डैनियल का, विलियम डैनियल। दे फर्स्ट वेंट टू चाइना। सबसे पहले तो थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल चाइना में आए थे, और फिर वो कैंटोन से जहाज पे चढ़ गए, और फिर कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। मीन्स कैंटोन चाइना से इंडिया में कोलकाता तक जहाज आता था, तो उसमें वो आ गए। 1839 में जो चाइना के एम्परर थे दाओगुआंग, चाइना के एम्परर कौन थे 1839 में, दाओगुआंग। उन्होंने लिन जेयू पहले नाम आ चुका है, कमिश्नर थे वो कैंटोन के, तो लिन जेयू को कैंटोन भेजा स्पेशल कमिश्नर के रूप में, और ये कहा कि जो इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ पे ओपियम का ट्रेड करते हैं, अफीम का व्यापार करते हैं, उसको बंद करो। तो चाइना के एम्परर, चाइना के सम्राट दाओगुआंग ने भेजा स्पेशल कमिश्नर बना के कैंटोन का, किसको, लिन जे यू को। उसके बाद में लिन जे यू थे वो कैंटोन आए 1839 के स्प्रिंग के मंथ में, जो बसंत का मौसम होता है उसको स्प्रिंग का मंथ बोलते हैं। उसने 1600 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्फिस्केटेड 11,000 पोर्ड, और कॉन्फिस्केट का मतलब हड़प लेना, गिरफ्त में लेना। 11,000 पाउंड अफीम उन्होंने अपने हाथ में ले ली, और 2,000 क्रेट को जला दिया। तो जिस काम के लिए उसको भेजा गया था सम्राट की तरफ से कि आप ओपियम ट्रेड को, ओपियम के व्यापार को बंद करो, क्योंकि ये हमारी कंट्री में नशा फैला रहा है, तो वही काम लिन जे यू ने किया। और लिन जे यू 1839 के स्प्रिंग में कैंटोन पहुंचा। उसने जो ओपियम ट्रेड में इन्वॉल्व थे 1600 आदमी उनको गिरफ्तार कर लिया। 11,000 पाउंड ओपियम को उन्होंने हड़प लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और 2,000 क्रेट्स को जला दिया गया। लिन जे यू ने अनाउंस किया कि कैंटोन वाज क्लोज टू फॉरेन ट्रेडर, कि कैंटोन में कोई फॉरेन ट्रेडर नहीं आएगा, क्लोज कर दिया उन्होंने। तो ब्रिटेन वालों ने ओपियम वार डिक्लेयर कर दिए। तो ये होते हैं ओपियम वार, किसके बीच में हुए, चाइना और इंग्लैंड के बीच में, ये चाइना और ब्रिटेन के बीच में। क्योंकि इसमें लिन जे यू का बड़ा रोल था, उसने ओपियम का ट्रेड और फॉरेन ट्रेडर की जो एंट्री थी वो बंद कर दी कैंटोन के अंदर। तो ओपियम ट्रेड कब से कब तक हुए, 1837 से ले, ओपियम वार 1837 से, ओपियम वार बताता हूँ एक बार फिर, 1837 से 1842 तक हुए ब्रिटेन और चाइना के बीच में। इसमें चाइना को डिफीट कर दिया ब्रिटेन ने।
बिफोर द वॉर, वॉर से पहले लिन ने, जो लिन था आपके कैंटोन का, लिन जेयू कैंटोन का जो आपके स्पेशल कमिश्नर था, उसने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को एक लेटर लिखा था और क्रिटिसाइज किया था ओपियम के ट्रेड को। ये कहा था कि ओपियम का ट्रेड हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहा है। लिन्स के लेटर में क्या लिखा था? लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन विक्टोरिया। तो लिन का लेटर था कि इसमें है ना क्वीन विक्टोरिया को लिन ने एडवाइस दी थी कि आपकी कंट्री के जो ट्रेडर हैं वो हमारी कंट्री में आकर के ट्रेड कर रहे हैं ओपियम का इलीगल ट्रेड, तो उसको रोकिए, इससे हमारी कंट्री के लोग नशे में पड़ रहे हैं और डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। ली, ये ली है ना, ये ली है ना, चाइना के अंदर जमीन को मापने का एक पैमाना होता है। 1 माइल है ना 3 ली के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। तो 1 माइल में कितने ली होते हैं? 3 ली होते हैं। आपको पता माइल जमीन 1 किलोमीटर माइल ये मापते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे ली क्या होता है। द रिटर्न फ्रॉम ओपियम सेल फाइनेंस द टी परचेज्ड इन चाइना। देखिए जो भी रिटर्न आता था, जो भी पैसा आता था ओपियम के ट्रेड से आपके इंग्लैंड वालों के पास में, वो उस पैसे से किस चीज को फाइनेंस करते थे? टी परचेज करते थे उससे। मीन्स रिटर्न क्या होता है? ITR, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होता है। जो पैसा आता था ना, जैसे चाइना वाले इंडिया से, ये ब्रिटेन वाले इंडिया से क्या लेके गए? ब्रिटेन वाले इंडिया से, ब्रिटेन के लोग इंडिया से ओपियम लेके गए, उससे रिटर्न आया, पैसा आया, और उस रिटर्न से, उस पैसे से ब्रिटेन वालों ने चाइना से टी खरीदनी शुरू कर दी। बात की मोंट, ए मेजर ऑफ वेट, वेट को मापने का एक पैमाना होता है। 1 मोंट ये 40 शेयर के इक्वल होता है, 40 शेयर के इक्वल होता है। मीन्स ये लगा लो एक मन कह देते हैं ना हम, 1 मन में 40 किलो होते हैं, वही होता है ये देखिए 1 शेयर इज लिटल अंडर 1 kg, मतलब 1 शेयर है ना 1 किलो के बराबर होता है। तो चेस्ट क्या था आपके? ऑफ 2 मोंड शीट्स, एक चेस्ट के अंदर आपके 2 मोंड होते थे, ध्यान रखेंगे। 1 मोंड कितने के बराबर होता था? तो इसको बस नोट्स कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। वही एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम टू चाइना, देखिए चाइना से एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम टू चाइना, इंडिया से चाइना में कितना ओपियम लेके जाते थे ब्रिटिश लोग? 1777 में 500 चेस्ट, 1771 में 1500 चेस्ट, 1870 में 50,000 चेस्ट। कितना बढ़ रहा है देखिए, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना, आगे कितना बढ़ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू गिव एडवांसेस टू द पेजेंट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में ओपियम की फसल उगाने के लिए बिहार और बंगाल के पेजेंट्स को एडवांस में पैसे देने शुरू कर दिए। मीन्स खासकर कहाँ पे उगाया जाता था ओपियम? बिहार और बंगाल में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। विलेज हेडमैन को महातो बोलते थे, बिहार और बंगाल की जो जगह होती थी वहाँ पे बोलते थे महातो, विलेज हेडमैन। 1780 से लेकर 1780 में जो विलेज हेडमैन थे, जो महातो थे, स्टार्टेड टू गिव मनी, उन्होंने मनी देनी शुरू कर दी पेजेंट्स को एडवांस में ओपियम उगाने के लिए। क्योंकि ये जो महातो होते थे ना, ये ब्रिटिश लोगों के एजेंट होते थे और विलेज के हेड होते थे। ब्रिटिश लोग इनको पैसे देते थे और ये है ना किसानों को पैसे देते थे ब्रिटिश लोगों के लिए अफीम उगाने के लिए, और अफीम बिहार और बंगाल में उगाई जाती थी। ओपियम एजेंट होते थे जो, यही आपके महातो, मनी देते थे विलेज के हेडमैन को। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश लोग अपने एजेंट को पैसा देते थे, एजेंट विलेज हेडमैन को पैसा देते थे, विलेज हेडमैन पेजेंट्स को पैसा देते थे। इस तरीके से सीरीज बनी हुई थी। और हेडमैन देते थे कल्टीवेटर को, मीन्स किसानों को पैसा देते थे। बस सिलेबस का पता लगना चाहिए क्या स्टोरी है, तो ये पता लग जाए एक बार, तो उसके बाद आप अच्छी तरीके से ओवरकम कर लेंगे। कलकत्ता जो इंडिया के अंदर है और चाइना, इनके बीच में है ना आपके ये 2 मेन पोर्ट थे ओपियम ट्रेड के, क्योंकि कलकत्ता से माल लोड होता था और चाइना की कैंटोन के अंदर माल आपके अनलोड होता था, वहाँ पे उतरता था, यहाँ पे आपके माल को लादा जाता था। इन रीजन्स अराउंड बनारस, बनारस जिसको हम काशी भी बोलते हैं, जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर वाराणसी भी कहते हैं जिसको, तो बनारस के आसपास का जो रीजन था उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे कल्टीवेटर ने ओपियम की कल्टीवेशन को गिविंग अप कर दिया, मीन्स त्याग दिया कि हम ओपियम की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। दे प्रोड्यूस्ड शुगर केन, उन्होंने ओपियम की बजाय शुगर केन और पोटैटो उगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैनी कल्टीवेटर्स, अनेक जो कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, सोल्ड ऑफ देयर क्रॉप टू द ट्रैवलिंग ट्रेडर, अनेक किसानों ने, देखा विरोध कर रहे हैं यहाँ पे किसान, ओपियम ट्रेड का कुछ किसानों ने विरोध किया, बनारस वालों ने विरोध किया, और कुछ किसानों ने अपनी जो ओपियम थी ना, अपनी ओपियम की फसल या अपनी फसल को ट्रैवलिंग ट्रेडर को बेच दिया। ट्रैवलिंग ट्रेडर को क्या बोलते थे? पाइकर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ट्रैवलिंग ट्रेडर को क्या बोलते थे? पाइकर्स। तो पाइकर्स को बेचना शुरू कर दिया अपनी क्रॉप को अनेक ट्रेडर्स ने, कल्टीवेटर ने। ये विरोध कर रहे हैं
बोले कि ब्रिटेन वालों को नहीं बेचेंगे हम, इधर उधर घूमने वाले ट्रेडर्स को हम बेच देंगे, हायर प्राइस देते थे उनको, ट्रेवलिंग ट्रेडर, इसी वजह से उनको बेचते थे। 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो बंगाल की, उसने मोनोपोली ग्रेन कर ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपके बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपियम के ट्रेड पे मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार, मीन्स ओपियम के ट्रेड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अधिकार कर लिया, 1773 में। कहाँ पे, बंगाल में। बाय द 1820s, 1820s के अंदर ब्रिटिश फाउंड दैट, ब्रिटिश लोगों ने देखा कि ओपियम प्रोडक्शन इन देयर टेरिटरी, कि उनके क्षेत्रों में ओपियम का जो प्रोडक्शन है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो भी टेरिटरी, जो भी इंडिया के क्षेत्र ब्रिटिश लोगों के अंडर में आते थे, वहाँ पे जो ओपियम का प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हो गया, ओपियम की फसल कम होनी शुरू होगी। लेकिन इसका प्रोडक्शन है ना बाहर वाले एरिया में बढ़ने लग गया, क्योंकि किसान ब्रिटिश लोगों के लिए ओपियम नहीं उगाना चाहते थे, वो बाहर जा करके उन्होंने जिस एरिया में ब्रिटिश लोगों का अधिकार था वो एरिया छोड़ दिया और बाहर जा करके उन्होंने ओपियम उगानी शुरू कर दी। तो जहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे वहाँ पे, या जो ब्रिटिश लोगों की टेरिटरी क्षेत्र था वहाँ पे ओपियम का ट्रेड होना बंद हो गया। मीन्स ओपियम की जो ग्रोथ थी वो कम होगी, उसके आपके प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया, और बाहर वाले ट्रेडर थे जो आपके, जो बाहर वाली जगह थी वहाँ पे ज़्यादा होने लग गया। ओपियम वाज बीइंग प्रोड्यूस इन सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान। देखो वो दूसरी जगह कौन सी थी जो ब्रिटिश लोगों के अंडर में नहीं थी, जहाँ पे ओपियम का प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया, और जहाँ पे ब्रिटिश लोगों की टेरिटरी थी, ब्रिटिश लोगों का अधिकार क्षेत्र था, वहाँ पे कम होना शुरू हो गया। वो एरिया थे सेंट्रल इंडिया और राजस्थान के, और उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट भी थे, और ये ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में नहीं थे। तो जो एरिया, जो टेरिटरी ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में थी, वहाँ पे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया, ओपियम के प्रोडक्शन का, ओपियम उगानी शुरू कर दी, ओपियम उगानी बंद कर दी, और इसी वजह से वहाँ पे ओपियम का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया। लेकिन बाहर वाले एरिया में, जैसे सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान में, प्रिंसली स्टेट में, वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, और ये एरिया ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के अंडर में हमारे कल्टीवेटर काम नहीं करना चाहते थे। इन रीजन्स के अंदर, कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान के अंदर लोकल ट्रेडर ज़्यादा पैसे देते थे किसानों को, और वो चाइना के साथ ट्रेड भी करते थे। लोकल ट्रेडर भी होता था ना, कि जैसे लोकल ट्रेडर, जैसे ये हमारे बाद में फिर जो बिजनेसमैन बने वही थे, लोकल ट्रेडर एजेंट वही थे। इनफैक्ट वास्तव में आर्म्स बैंड ऑफ ट्रेडर्स और फाउंड कैरी ऑन द ट्रेड इन द 1820, जिसमें कुछ नहीं है। देखिए ये हथियार बंद ग्रुप था ट्रेडर का, वो देखा गया था आपके 1820 के अंदर ट्रेड के लिए। बुक का नाम है ग्रोथ ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन बंगाल, अच्छी बुक है ये, और इसके जो राइटर हैं वो है बिनोय चौधरी।